जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों, बीएड इंट्रेंस एग्जाम आपकी 13 अगस्त को होने वाली है और हम लोगों ने मैराथन क्लासेस स्टार्ट किया है। अब तक मैराथन क्लास की 2 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी के क्वेश्चन देखे हैं। कल हम लोगों ने जो आपका मैराथन क्लासेस था उसमें 75 ही क्वेश्चन किया था, तो आज हम लोग उससे आगे करेंगे, क्योंकि आज कल जो आपकी क्लास डिस्टर्ब हुई थी उस क्लास को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार आप सभी कमेंट करके बताइए आवाज़ आपके पास सही से पहुंच पा रही है और वीडियो आपकी सही से चल पा रही है, ताकि आज की क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट हो सके और बहुत अधिक क्वेश्चन हम लोग कर सके। अब आपके पास 1 सप्ताह का समय है और 1 सप्ताह आपको इतने अच्छे तरीके से आपको बिताना है कि फिर आपके एग्जाम में कोई भी समस्या ना हो। जब आपके सामने क्वेश्चन आए ना, तो बस आप एंजॉय करते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बस इतना आपको बनाना है। यहाँ पे अपने आप को इतना मेंटेन करके रखना है 1 सप्ताह में। बस 1 सप्ताह आप लोग दीजिए, जैसे पहले आप लोग दे रहे थे। बस 1 सप्ताह के बाद आप देख लीजिएगा रिजल्ट खुद ही आपका रिजल्ट कैसा आएगा। तो जो लोग जुड़े हैं पहली बार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, सब कुछ क्लियर है। अगर सब कुछ क्लियर हो तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए, एक बार आप लोग बता दीजिए अगर सब कुछ क्लियर होगा तो फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट आप लोग करके बता दीजिए। किसी को कोई समस्या आ नहीं रही है? अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो आप लोग बता देना। चलिए, आवाज कम है, ठीक है, पहले सुधार लेते हैं। देखिए, एक बार जब क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का समय हम देंगे। मात्र एक क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में होगा और इसमें बीच में आप लोग बातें ना कीजिएगा, ठीक है ना। आपको बीच में बातें नहीं करनी है, तो कृपया ये चीज का ध्यान रखिए। आप ये है 76 नंबर है। कल 75 हम लोग क्वेश्चन किए थे, तो इसका पार्ट 2 आपका वीडियो है। पार्ट 1 अगर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। में कौन सा निपात है, बात नहीं, अब वीडियो आपका सही चल रहा है। क्वेश्चन है कि झूठ मत बोलो, इस वाक्य में कौन सा निपात है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, बताइए इसमें झूठ मत कौन सा निपात है। सीमा बोधक, अवधारणा बोधक, तुलना बोधक या फिर निषेध बोधक। तो झूठ मत बोलो कौन सा निपात है। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि झूठ मत बोलो, यानी कि काम क्या हो रहा है, निषेध हो रहा है। निषेध बोधक हो जाएगा, यानी कि झूठ मत बोलो क्या हो जाएगा, निषेध बोधक हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में कौन सा निपात है, बताइए। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इसमें कौन सा निपात है। तो क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दीजिए। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, यानी कि बल का प्रयोग हो रहा है ना, बलदायक, यहाँ पे बल लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, बलदायक निपात होगा। क्या होगा, बलदायक निपात होगा, क्योंकि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोई भी फालतू कमेंट करता है तो कृपया ध्यान दे, मैं आपको बिना इंफॉर्मेशन ब्लॉक करूंगा। आपको जो करना हो आप लोग करते रहिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में कौन सा निपात है। ठीक है, बताइए, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में कौन सा निपात है। फालतू कमेंट पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, सबका मैसेज दिख रहा है। कोई भी फालतू कमेंट पर ध्यान नहीं दीजिए। कोई बाहरी अगर आता भी है तो उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप मुझे बता दीजिए। और जो यहाँ पे मॉडरेटर है उनको निकालने का काम करेंगे, ठीक है। ब्लॉक करने का प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे। जो मॉडरेटर हैं ब्लॉक आप नहीं करेंगे, आप मैसेज को हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ब्लॉक करना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम खुद ही ब्लॉक कर लेंगे। चलिए, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में कौन सा निपात है। तो चलिए, इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें भी आपका बलदायक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसमें क्या हो जाएगा, बलदायक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि काश आज वर्षा होगी, इस वाक्य में कौन सा निपात है। देखिए, यहाँ पे विषमयादि बोधक का सिंबल भी दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे आप सिंबल के साथ ही इसका आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है 79, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषमयादि बोधक। काश आज वर्षा होगी, यह किसका है, विषमयादि बोधक है ना। यह सिंबल किसका होता है, क्वेश्चन आपका पूछा गया था एक बार कि यह सिंबल जो है किसका है, तो विषमयादि बोधक है, यही इसी का सिंबल है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर कि निपात कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। जो लोग अब्सेंट हैं उनको रहने दीजिए, कोई बात नहीं है।
चलिए, हम किसी के कमेंट पर ध्यान ही नहीं देंगे। निपात समझ में नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखिए, हम पढ़ा चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आई है सबका जो है वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर समझ में नहीं आती है तो आप जाके देख सकते हैं। आप 10 दिन में ज्वाइन करेंगे क्लास, 5 दिन पहले ज्वाइन करेंगे और सोचेंगे कि हम 5 दिन में पूरा जो है सिलेबस ही कवर कर ले, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ है। आप जाके मेहनत कीजिए, वहां से कीजिए। निपात कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, निपात के बारे में बताना है तो निपात कितने प्रकार के होते हैं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 9 प्रकार के। निपात कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 81। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या है? ठीक है, उर्वरा शब्द है के लिए वाक्यांश दिया हुआ है। ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि या फिर उपजाऊ भूमि। उर्वरा शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 81, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो भटक रहे हैं इधर उधर उनको भटकने दीजिए, ठीक है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 81, फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपजाऊ भूमि। हमने बहुत सारी अपना रूल यहाँ पे चेंज कर दिया है। किसी को हमारी वीडियो शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। जिसको पढ़ना होगा अपना आएगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा जाएगा भटकता रहेगा। अब इसमें हम जो है किसी के लिए उतना मेहनत करने वाले नहीं है। आप लोग जुड़े हैं, आपको पता है, आपको मैं 100% दूंगा। मैंने आपसे जो वादा किया है आपको 100% दे के रहूंगा। अब वीडियो शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको मन करेगा लाइक करेगा, नहीं मन करेगा नहीं लाइक करेगा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला कि व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। व्याकरण जानने वाले वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? सही बोल रहे हैं। हमारी वीडियो ना शेयर करने की आवश्यकता है ना लाइक करने की आवश्यकता है। हम आज के बाद आपको कभी बोलेंगे भी नहीं। आप कोशिश करेंगे कि जो वीडियो अपलोड करते हैं उसमें भी थोड़ा सा न करें, लेकिन उसमें नए स्टूडेंट के पास थोड़ा सा जाता है इसलिए कहते हैं। तो आज के बाद हम वो भी बंद कर रहे हैं। ना हमारी वीडियो में आपको सुनने की मिलेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत तकलीफ होती है जब आप लोग इसका अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो, ठीक है ना। लेकिन मैंने जो वादा आप लोगों से किया उस वादा को तो निभाऊंगा ही कैसे भी। तो व्याकरण जानने वाला वाक्यांश के लिए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज से हमारे वीडियो में आपको ना कहीं लाइक का चर्चा मिलेगा, ना कहीं सब्सक्राइब का मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना का अर्थ क्या होगा? गाल बजाने का अर्थ क्या होगा भाई? इसका आंसर बताइए। मुहावरा है ना, इडियम्स फ्रेजेज है, तो आप तो पढ़ ही चुके हैं। तो पिटाई कर देना, गाली देना, डींग हाँकना या फिर क्रोधित होना। गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। जो मैराथन क्लासेस मैंने स्टार्ट की है आपके एग्जाम तक हर हाल में जारी रखेंगे। आपके मंजिल तक पहुंचाने में अहम भूमिका रहेगा इसका। आप ये मत सोचिए कि सर बोल रहे हैं तब क्लासेस नहीं होगी। क्लासेस आपकी हर हाल में होगी। हो सके तो एक और क्लासेस और एक्स्ट्रा मैं आपके लिए दूं। 2 मैराथन क्लासेस चल रही है, दोपहर 12 बजे और एक 9:45 में रात में। और जरूरत पड़ी 1-2 दिन में तो एक और क्लासेस स्टार्ट करूंगा मॉर्निंग में। तो गाल बजाना का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डींग हाँकना। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो रिवीजन होना बहुत जरूरी है। अब आपके पास समय कम है तो इसलिए जितना अधिक से अधिक रिवीजन कर सकते हैं आप कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अगर मगर करना का अर्थ क्या है? अगर मगर करने का अर्थ क्या है बताइए। क्वेश्चन है कि अगर मगर करना का अर्थ क्या है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहूंगा। अब आपको जो अच्छा लगता है आप लोग कीजिएगा। देखिए पैसे की जो डिमांड हुई 99 की बात है, वह हमारे ग्रुप का कोई स्टूडेंट नहीं था। हमारे जो पेड ग्रुप में है उसमें जो मॉक टेस्ट था तो उसमें का कोई ग्रुप में कोई स्टूडेंट नहीं था। वह दूसरे चैनल का था। यहाँ पे दूसरे चैनल का आया था, सिर्फ आप लोग को भरमाने के लिए आया था। हमने सर्च किया, वो पीयूष कुमार था। हमारे ग्रुप में ऐसा कोई स्टूडेंट जुड़ा ही नहीं है, ठीक है। उसको हम पैसा रिटर्न करने की बात भी कहे थे, लेकिन हमारे साथ आया भी नहीं, क्योंकि अपने ग्रुप का वो था नहीं, दूसरे चैनल का था वो। तो दूसरे चैनल का था तो उसको जो काम है वो अपना करते रहे। आप लोग का काम है अपना कीजिए, ठीक है। आप क्लासेस लेते रहिए। तो अगर मगर करना का अर्थ क्या है, हमने उसकी इन्फॉर्मेशन भी निकाल रखी है कि कौन है, कौन से चैनल का है। तो चैनल वाले थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। मैं यहाँ पे आपका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ। अगर ऐसा होगा तो आपको प्रूफ के साथ मैं एक्सपोज करूंगा, ध्यान रखिएगा। बहाने बनाना, हम लोग मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत पे पानी फेरने का काम आप मत कीजिए। अगर मगर करने का क्या होता है? बहाने बनाना होता है। अगर देखिए अगर मगर क्या होता है, देखिए आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। सी कैसे होगा भाई? सी नहीं होगा। देखिए सी नहीं होगा, इधर इधर की बात मत करना, ये नहीं होगा। बहाने बनाना। देखो अगर मगर का क्या होता है? बहाने बनाना।
अगर मगर का अर्थ क्या होता है, बहाने बनाना होता है, बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। शुद्ध शब्द कौन सा है? अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को आसान मत समझिएगा। और जो हमारे मॉक टेस्ट ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 99 जो है पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए एक गुड न्यूज है, जो आप ज्वाइन नहीं किए हैं, आपको एक मॉक टेस्ट में फ्री दे रहा हूं। आप देख लीजिए, अगर आपके लिए उपयोगी लगेगा तो ही आप ज्वाइन कीजिएगा, नहीं लगेगा तो आप ज्वाइन नहीं कीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद अपना ईमेल आईडी का प्रयोग करके आप उस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी नहीं देना है, जब क्लासेस खत्म हो जाएगी मैं उस लिंक को हटाऊंगा नहीं। आप उसको जितना बार मन करे टेस्ट दे सकते हैं। वह लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मॉक टेस्ट के नाम से। तो फ्री है आपके लिए। वैसा ही मॉक टेस्ट आपको 10 मिल रहा है, जिसके लिए मैंने 99 रुपये रखा हूँ। तो आप एक बार मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो दे लीजिएगा, क्योंकि आपके मन में भी डाउट हुआ कि किस टाइप के मॉक टेस्ट हैं, तो आप भी परचेज करने से डर रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर कर लेते हैं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सचिदानंद। देखिए सचिदानंद कैसे लिखते हैं भाई? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आप लोग को अगर सजेशन देना है तो फिर समस्या हो जाएगी क्लासेस लेने में। मैं आपको जिस तरीके से आपको क्लासेस दे रहा हूं देने दीजिए। मुझे पता है कि आपके लिए क्या है। मैंने आपको 80 नंबर का प्लान बताया था ना, जीके जीएस करंट अफेयर्स, इसमें आ जाएगा आपका। उसके बाद हिंदी आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाएगा। तो हम हर एक आपको टॉपिक करवाएंगे। अभी आप परेशान क्यों हो गए? दो तो मैराथन क्लासेस ही कराए हैं, दोनों में चेंज किए ना। पहले में हम टीचिंग एप्टीट्यूड किए थे, दूसरे में आपका हिंदी कराए थे। अभी तीसरी बाकी है, जीके जीएस बाकी है, तो हम कराएंगे ना। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जुड़े हुए हमारे साथ, बस यही काफी है। इससे ज्यादा विश्वास हम आपको नहीं दे सकते हैं। अगर आपको ट्रस्ट है हम पे तो अच्छी बात है, नहीं है तो बस आप भटकते रहिए। यूट्यूब पे पूरे बहुत सारे चैनल है। चलिए, शुद्ध शब्द क्या होगा? सचितानंद हो जाएगा। सचितानंद हो जाएगा शुद्ध शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? चलिए क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए इसमें आपका दिया हुआ है, इसमें आपको निकालना है कि शुद्ध कौन है। देखिए हिंदी भी आपको आनी चाहिए, एरर से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलिए बहुत अच्छा, तो फास्ट चले हम लोग। ऑप्शन सी होगा। देखो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला, तो देखो इसमें होता क्या है ना, कि चारों आपको एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन आप जो है कंफ्यूज कर जाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे शब्द पे ध्यान देना आप सभी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब ऐसा सवाल मत कीजिएगा आप लोग कि सर ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसे का ही नहीं लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सही वर्तनी है, निकालना है। यहाँ पे सही शब्द जो दिया है उसको निकालिए आप लोग। ज्योत्सना कैसे लिखते हैं? अगर किसी के नाम ज्योत्सना होगा तो उसको तो पता होगा भाई कि नाम कैसे लिखा जाता है, तो उसका आंसर तो सही होगा। लेकिन अभी भी 3-4 आंसर हमको गलत मिल गया। चलिए एक चीज आप कॉमन इसमें देख रहे हैं क्या? आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ आंसर देते हैं। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में ध्यान नहीं दे रहे हैं आप क्या? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, दोनों सेम है। ठीक है, बी और सी क्या है? दोनों सेम है। तो यहाँ पे दोनों सही है, क्लियर है, दोनों एक ही है। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिए ना, इस पे कोई दूसरा थोड़ा ना ध्यान देगा, आप ही को ध्यान देना है ना। अगला कि शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द आपको बताना है। संपूर्ण कैसे लिखते हैं? तो शुद्ध शब्द बताइए क्या होगा इसका। शुद्ध शब्द बताइए क्या होगा। संपूर्ण कैसे लिखते हैं? संपूर्ण कैसे लिखते हैं बताइए भाई। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा आपको, और रिवीजन भी आपका हो जाएगा अच्छा खासा, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद में कौन सी संधि है? अब थोड़ा सा संधि पे चलते हैं। कल हम लोग समास बहुत पढ़े थे, उसके बाद वाक्य पढ़े थे, संज्ञा पढ़े थे, सर्वनाम पढ़े थे, विशेषण पढ़े थे। अब संधि के ऊपर चलते हैं। तो बताइए कि दयानंद में कौन सी संधि है? अच्छा एक सेकेंड, सेम था क्या? ओ देखो यही चीज थे, सेम था। देखो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ऑप्शन पे भी ध्यान देना। देखो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे ना, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 की बात करें तो दोनों ऑप्शन सेम ही है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान देना, सेम है ऑप्शन। तो लिखते ऐसे ही है, चाहे ऑप्शन ए दो या ऑप्शन ए दो। तो यहाँ पे थोड़ा सा इरर है, तो आप ऐसे सुधार कर लेना, कोई बात नहीं, संपूर्ण ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद में कौन सी संधि है? हाँ, तो जहां पे होगा इरर उसको हम लोग सुधार कर लेंगे। तो दयानंद में कौन सी संधि है बताइए।
चलिए दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, जहां भी आपको बड़ा ओ की मात्रा मिले, ये सब मिले ना, तो आपका दीर्घ संधि होता है। तो उसमें आप देख लीजिएगा, दीर्घ संधि होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपीस में कौन सी संधि है? कपीस में कौन सी संधि है? ई की मात्रा आ रही है क्या? इसमें भी बड़ी ई की मात्रा आ रही है ना? इसमें बड़ी ई की मात्रा आ रही है ना? तो जहां बड़ी ई की मात्रा आपको दिखे, आ की मात्रा दिखे, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ये क्या होगा? आपका दीर्घ संधि होगा। ठीक है, ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए कितना है? 91 है। सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि है बताइए? स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या फिर व्यंजन संधि? तो बताइए कि सदैव में कौन सी संधि है? फटाफट बताना है, ज्यादा समय नहीं लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आप लोग को। अब एक सप्ताह समय है, एग्जाम आपकी जो डेट है एग्जाम की, एग्जाम उसी डेट पे होगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट का भी गाइडलाइन अब लगभग आ ही चुका है। कल ट्विटर के माध्यम से आया था, आज इसकी पूरी गाइडलाइन आ जाएगी। तो एग्जाम आपके अब होने की संभावना जो है पूरे बढ़ गए हैं। एग्जाम आपका 13 को ही होगा। ठीक है, तो तैयारी आपकी बेहतर होनी चाहिए। तो सदैव में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर संधि। सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव में स्वर संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 92। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? समधनमति, सतधनमति, सदधनमति या फिर समधनमति? तो सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 92। तो बताइए, आप लोग थोड़ा सा समय आपको दूंगा, 30 सेकंड कम से कम दे दूं, ताकि आप लोग इसका आंसर भी कर सके। तो जो भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट का लिंक दे दिया है। एक फ्री मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। तो क्लासेस खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप आसानी से दे दीजिएगा, अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप में हैं, वे लोग तो दे भी दिए हैं, आप चाहें तो उसका रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे ही मॉक टेस्ट 10 है, अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो 99 पेमेंट करके ज्वाइन कर लीजिएगा और 10 मॉक टेस्ट लगाइए, आपके लिए बहुत फायदा होगा। देखिए, तो सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सतधनमति। सतधनमति यानी कि सन्मति। ठीक है ना? चलिए ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? देखो, यह क्वेश्चन आप बहुत ही बार पढ़े होंगे, 9th 10th में होंगे ना, तो आप वहां भी यहाँ पे संधि पढ़े होंगे, तो इसको आप बहुत बार पढ़े होंगे। इत्यादि, इत्यादि के बारे में आपको पता होगा, बहुत बार पढ़े होंगे, आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है ना? इतना आसान है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आप पढ़े होंगे तो यह आया होगा। इत्यादि, इति धन आदि, इति धन आदि यानी कि इत्यादि, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? यानी कि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है बताइए, क्वेश्चन नंबर 94, इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा जो है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। चलिए सुप्रिया 100%, आप लोग भी 100%। देखिए, आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दीजिए। इससे होता क्या है कि आपके अंदर जो है क्वेश्चन को करने का हौसला बढ़ेगा। ठीक है ना? क्वेश्चन को करने का हौसला बढ़ेगा, और यह गलती आप एग्जाम में नहीं दोहराइएगा। मैं एग्जाम के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको एग्जाम देना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो पहले बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, यानी कि इसमें वृद्धि नहीं है। इसमें वृद्धि नहीं है, तो देखो सदैव है, वृद्धि मतलब बूढ़ा, मैंने बताया था ना, वृद्धि मतलब बूढ़ा हो गया। तो जैसे डबल अ की मात्रा है, ठीक है ना? तो देखिए इसमें क्या सदैव में डबल अ की मात्रा है कि नहीं? सदैव डबल अ की मात्रा है, इसमें भी है, जलौर में भी है, इसमें भी आ रहा है, ओ की मात्रा है। तो बड़ी ओ की मात्रा है, बड़ी आ की मात्रा है, ये सब आए ना, तो ये सभी आपका क्या होता है? वृद्धि होता है। वृद्धि मतलब बूढ़ा हो गया। तो आप जब संधि की क्लासेस देखिएगा, जो मैंने आपको दिया है प्लेलिस्ट में, तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि यह वृद्धि संधि है। ठीक है, तो सी आपका सही होगा यहाँ पे, गुरुपदेश। ठीक है, तो यह आपका वृद्धि संधि नहीं है, बाकी सभी आपका क्या है? वृद्धि संधि है। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला है कि कौन सा जो है इसमें दीर्घ संधि है? आपको बताना है इसमें दीर्घ संधि कौन है। तो दीर्घ संधि क्या होगा? करेक्ट, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? देखो यहाँ पे पद की बात हो रही है, तो चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन बी। देखो इसमें कुछ अलग पूछ रहा है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दीर्घ संयुक्त जो युक्त पद है कौन सा है? तो ऑप्शन बी होगा,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा दैत्यारी। तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हम लोग को रिवीजन, तो अगला भी क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा शब्द जो है स्वर संधि का उदाहरण है। अब स्वर संधि पढ़े होंगे तो इसका आंसर बता ही सकते हैं, और क्लासेस मिस किए होंगे तो थोड़ी सी समस्या आपके लिए हो सकती है। अगर आपको समय मिले तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे हर एक टॉपिक का हम लोग वहाँ पे सॉल्यूशन दे दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन है कि कौन सा जो है स्वर संधि का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 96। तो इसका आंसर क्या होगा, पवन। चलिए पवन का संधि विच्छेद आप लोग कीजिएगा, तो फटाफट आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पवन मतलब क्या होता है, हवा होता है। तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चलिए आंसर दीजिए, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तब तक देखो क्वेश्चन आ ही गया है यहाँ पे, चलो बता ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं था कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पवन का ही संधि विच्छेद होगा, लेकिन यहाँ पे आ ही गया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलो क्वेश्चन आपका आ ही गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो इसका आंसर कर लो आप कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 97। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि पो धन अन। ठीक है, पो धन अन यानी कि पवन हो जाएगा। क्वेश्चन आपका आ गया। नेक्स्ट है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, 98 है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें जो दिया है कौन है, व्यंजन संधि कौन है इसमें बताइए। मैराथन क्लासेस में आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास हो चुकी है, और हिंदी की क्लासेस हो रही है, फिर जीके जीएस की आपको क्लासेस मिलेगी। ठीक है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है बताइए। कोशिश करेंगे कि आज नाइट की जो हम लोग क्लासेस करें जीके जीएस की करें, क्योंकि सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर का आपका जीके जीएस करंट आता है। तो निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है बताइए। तो व्यंजन संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्कार में। सत्कार में क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है कि कौन सा जो है विसर्ग संधि है, किसमें विसर्ग संधि है बताइए। देखो एक चीज बता दें आपको, जब इसे संधि विच्छेद कीजिएगा ना, तो उसमें भी अगर आपका विसर्ग आता है तो आप उसके तहत भी बता सकते हो। जैसे कि अतएव क्या है, अतः धन एव होगा, ठीक है ना। तो अतः आएगा, यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग होगा, तो सादा सादा धन एव होगा ना सदैव में। तो यहाँ पे क्या अतः हो जाएगा ना, तो विसर्ग तो यहाँ पे डी में होगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा ना आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या, अतएव जो है विसर्ग संधि है। अतएव में क्या है, विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि उत धन हार, इससे कौन सा शब्द बनेगा। आप इसका संधि विच्छेद भी बता सकते हैं, जैसे उत धन हार है ना, तो इससे कौन सा बनेगा शब्द बताइए। उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, उतार, उद्धार, उदार या फिर आहार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना, उद्धार हो जाएगा। उत धन हार यानी कि उद्धार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखो मैं फिर से कह रहा हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आपके लिए है। अब डिसाइड करना है आपको कि क्लासेस करना है या बाहर जाना है, या आप लोग डिसाइड कीजिए। अब जो छूट रहा है तो आप तो उसको पूरा नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैराथन क्लासेस है। आप कहीं भी एक जगह ही पढ़ो। मुझे पता है कि आप इधर उधर भटकते रहते हो, तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे पास पढ़ो, लेकिन आपका जो है कैरियर है, आप उसको बर्बाद होने मत दो। कहीं भी क्लासेस करो, पूरी ईमानदारी के साथ करो, क्योंकि आपका छूटे ना। अब 2 घंटे की मैं मैराथन क्लासेस ले रहा हूँ, अब इसमें बताइए कि अब 2 घंटे मिस करेंगे तो फिर बाद में तो आप देख नहीं पाएंगे, तो आपके लिए समस्या होगी। तो आप ही के लिए कह रहे हैं, आपको अगर अच्छा लगे तो आप लोग इस पर जो है अपना प्रतिक्रिया कर सकते हैं। चलिए पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि परिधन आवरण। परिधन आवरण यानी कि पर्यावरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अगला कि अनुनासिक का संबंध क्या होता है। अनुनासिक का संबंध है बताइए, क्वेश्चन नंबर आपके लिए चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, अनुनासिक का संबंध क्या होता है। केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, केवल नाक से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि अनुनासिक का संबंध किससे होता है। या क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं 2-3 दिन पहले ही, या क्लासेस में आपके क्वेश्चन आए थे।
यह क्वेश्चन आपको 2-3 दिन पहले ही मिला था क्लास में। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नाक और मुंह दोनों से। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 दिन पहले ही कर लिए थे। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 103, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अब अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं वो कौन सा होता है? वर्ग के तृतीय अक्षर, जो वर्ग का तीसरा अक्षर होता है, वर्ग का पहला अक्षर, या फिर वर्ग का पांचवा अक्षर। तो क्या होता है? अनुनासिक व्यंजन किसको कहते हैं? देखो, वर्ग का जो पांचवा लेटर होता है ना, उसी को बोलते हैं। जैसे क ख ग पढ़ते हैं ना आप, तो उसमें का जो लास्ट वाला होता है ना, तो जो पांचवा लेटर होगा वह क्या हो जाएगा? आपका अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। अब च छ जब पढ़िएगा ना चवर्ग, तो उसमें जो लास्ट वाला होगा वह आपका अनुनासिक हो जाएगा। फिर वैसे ही आप त थ पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट वाला हो जाता है, क्या होगा? वह आपका अनुनासिक व्यंजन होता है। ठीक है? तो कोई भी आपका यहाँ पे वर्ग जो दिया हुआ है उसका पांचवा लेटर क्या होता है? अनुनासिक व्यंजन होता है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 104 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है? व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। और आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो कितने वोवेल है आप बताइए? व्यंजन कितना है? 33 है। और स्वर कितना है? तो 11 है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा ना, स्वर कितना है? 11 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो पहले कभी न हुआ हो। देखो अब आपका आ गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अद्भुत, अनुपम, अपूर्व, या फिर अभूतपूर्व। तो जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 105, आंसर आपको बताना क्या होगा? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व बोलते हैं। अभूतपूर्व बोलते हैं, अपूर्व नहीं होगा, अभूतपूर्व बोलते हैं, जो पहले कभी ना हुआ हो। देखो क्वेश्चन आपका आसान है, लेकिन देखिए हिंदी में थोड़े से टफ आते हैं, तो बस आपको यही सुधार करना है। अभी आपके पास समय है, सुधार कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी ना सुधार कीजिएगा। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसको अभूतपूर्व बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए बहुत लोगों का सही हुआ, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन कीजिए, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अगला क्वेश्चन, जो कहा ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन है कि 106 क्वेश्चन नंबर, कि जो कहा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 106। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि जो कहा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर तो आप लोग दे दिए हैं, अकथनीय बोलते हैं। जो कहा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अकथनीय। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, समय की दृष्टि के अनुकूल क्या होता है? समय की दृष्टि से अनुकूल क्या कहलाता है? अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल, या फिर समयानुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल क्या होता है? समय की दृष्टि से अनुकूल क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छा, समयानुकूल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका समयानुकूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? आप कहते हैं ना कि जो सब कुछ जानता है, उस व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? भाई ऑप्शन बी नहीं होगा, आप लोग कृतज्ञ दे रहे हैं, यह गलत है आंसर। अब इतने आसान क्वेश्चन में अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी स्थिति क्या है, आप हिंदी कितना पढ़े हैं। चलिए तो ऑप्शन डी होगा। जितने लोग ऑप्शन डी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। तो जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, जिसकी गर्दन सुंदर हो। अब आप लोगों से बहुतों की गर्दन सुंदर होगी तो उसको क्या बोलेंगे? अब ऐसा नहीं, हर एक इंसान सुंदर ही होता है, चाहे कोई भी इंसान हो दुनिया में, हर इंसान सुंदर होता है। हाँ भले वो अपने अकॉर्डिंग होता है, कोई सांवला होता है, कोई गोरा होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग होता है। अब आप जाइएगा ना, आप हमारे इंडिया में देखते हैं, आप अपने इंडिया में देखते हैं कि गोरे लोग को सबसे ज़्यादा यहाँ पे एथी किया जाता है। कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिलता है, जो भी हो। वैसे ही जब जाइएगा दक्षिण अफ्रीका में जाइएगा तो वहाँ पे सबसे जो काला होगा ना, तो उसको ही सबसे ज़्यादा मतलब एथी माना जाता है। तो सब जगह का अपना अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग बताइए। चलिए यहाँ पे छोड़िए, बाहर की बातें बाद में होगी। जिसकी सुंदर गर्दन हो उसको क्या बोलते हैं? चलिए आप गोरे हैं, ठीक है। आपका पिक जो है सबको ही देख लिया, कल जो मैंने वीडियो बनाया था ना उसमें आपका ही पिक लगा था, तो आपके पिक को सबको ही देख लिए हैं। तो जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या बोलते हैं?
आप भी कम थोड़े ना हैं। और पिक लगाए थे जब भी आप फॉर्म भरे थे ना, तब फॉर्म भरने समय आप जो है अपना फोटो जो है ज़्यादा व्हाइट करके बनवाए थे, इसलिए आप उसमें ज़्यादा गोरे लग रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुग्रीव बोलते हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुग्रीव। ठीक है ना, तो ज़्यादा सुंदर होता है जिसका गर्दन, उसको सुग्रीव बोलते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग भी चाहते हैं, देखिए उसमें है कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही फोटो है, सही बात है, लेकिन पहले का फोटो है, अभी का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? देखो चेहरा खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता है, इंसान का दिल जो है खूबसूरत होना चाहिए। ए ब्यूटीफुल फेस हैज नो गारंटी ऑफ ए ब्यूटीफुल हार्ट। एक सुंदर चेहरे का कोई गारंटी नहीं होता है कि उसका दिल भी सुंदर ही होगा। अब चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग पैसेंस करेंगे, रखेंगे। ठीक है, लाइट चली गई है थोड़ी सी, देखिए प्रॉब्लम आती है क्लासेस में। तो चलिए एक बार कमेंट कीजिए, आपका वीडियो चल रहा है ना? क्या वीडियो रुका हुआ है? लाइट चली गई है तो आपको परेशान ज़्यादा नहीं होना है। 10 सेकेंड, जब भी लाइट अगर जाती है सेकेंड का समय लगता है, क्योंकि डाटा अपना है यहाँ पे ऑन है। चलिए अब सब बिल्कुल, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ज़्यादा चक्कर में नहीं रहिएगा आप लोग। कभी कभी गोरा इंसान भी बहुत धोखेबाज होता है। चलिए, तो पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दंपति बोलते हैं, पति पत्नी बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए आप लोग ऑप्शन बी देंगे, देखिए कुछ लोग इसका कैसे आंसर देंगे, ऑप्शन ए यानी कि पति पत्नी कहेंगे। पुरुष और जो स्त्री होता है उसका जोड़ा जो कहलाता है वह दंपति कहलाती है। जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति। तो पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है भाई? तो दंपति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये नहीं होगा, सुधार कीजिए आप लोग। चलिए देखो इसका आंसर क्या, ऑप्शन बी होगा, ना कि ऑप्शन ए होगा। बहुत लोग को पता नहीं था, इससे बहुत लोग ऑप्शन ए दिए हैं, यानी कि जो पुरुष और स्त्री होती है उसका जोड़ा क्या बोलते हैं? उसको पति पत्नी बोलते हैं। तो आप लोग मार के चलाइएगा, लेकिन जिनको पहले से नहीं पता है तो आज जान गए ना, एक चीज़ तो कम से कम यहाँ पे सीख लिए कि जो पुरुष और स्त्री होता है उसका क्या होता है, जोड़ा को क्या बोलते हैं? दंपति बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अगला देखते हैं। नहीं, युगल नहीं बोलते हैं, दंपति बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? कोई भी कार्य अगर आप नए पद्धति से करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? चलिए बताइए, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? देखिए लाइट भी बेवफा से कम नहीं है, ये आती रहती जाती रहती है, फिर से चली आई। अब बात ये समझ नहीं आता कि 2 मिनट के लिए कटता है फिर 2 मिनट में आता क्यों है, समझ आता ही नहीं कि 2 मिनट के लिए जाता है 2 मिनट के लिए आता है। चलिए, तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नवीनकरणीय बोलते हैं। ठीक है, नवीनकरण बोलते हैं जो कार्य को नए ढंग से करते हैं। अगर कोई भी कार्य हो अगर आप उसको नए तरीके से करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नवीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कि जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? जो जंगल में आग लगती है उसको क्या बोलते हैं भाई? तो जो जंगल में आग लगती है उसको क्या बोलते हैं? दानावल, कमानल, बड़वानल या फिर जठरानल? क्या बोलते हैं जो जंगल में आग लगती है उसको क्या बोलते हैं? चलिए भाई बताइए कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर कितना है? 112 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दानावल बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दानावल बोलते हैं। ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 113। इसका आंसर बताना है क्या होगा। आप लोग के कमेंट थोड़ा पीछे चल रहे हैं क्या? अभी आप लोग 112 पे ही हो। अब चलिए, अब आपका कमेंट 113 पे पहुंचा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि उत्तरापेक्षी। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तरापेक्षी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। अगला कि जेट्स का विलोम क्या होगा। अब विलोम शब्द पे भी चलते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को रिवीजन कराना है। आप जितने हिंदी में पढ़े हैं ना, जो क्वेश्चन आने वाला है, तो हर एक टॉपिक को हम लोग को रिवीजन करवाना है। ऐसा नहीं कि कोई एक सा हम ले ले। तो जेट्स का विलोम क्या है, तो जेट्स होता है ना, इसका उल्टा क्या होगा। चलिए बताइए, आप लोग लड़ाई मत कीजिए, ठीक है ना, आपस में झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गोरे हैं, बहुत गोरे हैं, ठीक है। आप सभी मान लीजिए कि गोविंद बहुत गोरे हैं, ठीक है। इनका जो फोटो है ना, वह स्टूडियो से बनाया हुआ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा स्टूडियो वाले को बोले होंगे कि एग्जाम में देना है, थोड़ा सा बढ़िया बना दीजिए। तो हो सकता है गोरे बहुत है, मानते हैं, चलिए अच्छी बात है। तो अगला क्वेश्चन है कि जेट्स का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए पूजा वाले हम विदेशी हैं, तो आप तो बहुत ज़्यादा गोरे हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जेट्स का विलोम क्या होगा। तो जेट्स का क्या होगा, चलिए क्वेश्चन भी कीजिए। थोड़ी बहुत आपके लिए कमेंट होता है ताकि आपका माइंड जो है रिफ्रेश हो। क्वेश्चन आप करते करते थोड़ा सा रास्ते से भटकने लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको रास्ते पे लाने के लिए करना पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 114 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा ना, कनिष्ठ हो जाएगा। संगीता बोले कि सर ठीक है मान लिए। चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। जेट्स का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। जो भी बॉयज होंगे, अगर आप चाहते हैं कि अगली बार आपकी फोटो को हम पब्लिश करें, तो जब अब की बार आपके एग्जाम के आएंगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से लेकर बहुत सारी अभी आपकी आने वाली है, फिर कॉलेज चूज, तो उस समय में आप अपना यूजर आईडी हमको शेयर कीजिएगा, जो होगा हम आपका भी पब्लिश कर देंगे, ठीक है। गर्ल्स बॉय जो भी चाहते हैं आपका हम कर देंगे। चलिए अगला कि गमन का विलोम शब्द क्या है। देखिए जो भी होती है आपकी प्राइवेसी के साथ होती है, आपके नाम सिर्फ जाएंगे, फोटो जाएंगे, बस वहाँ पे पूरी डिटेल्स नहीं जाती है। जैसे कि आपने गोविंद का देखा होगा, फादर्स ने भी सब जो है हाइड करके रखते हैं हम लोग। तो गमन का विलोम शब्द क्या होगा। तो गमन का विलोम शब्द की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगमन हो जाएगा ना। देखो गमन का विलोम क्या होगा, तो कमेंट पर ध्यान आप लोग कम देंगे, क्वेश्चन पर ध्यान ज्यादा देंगे। तो गमन का विलोम क्या होगा, तो आगमन होगा। देखो अगर आप क्लासेस कर रहे हो तो पूरी रिवीजन करना, ताकि आपकी जो भी टॉपिक है ना हिंदी का, सबका रिवीजन हो जाए। अब थोड़ा सा भी आप मिस करोगे तो कोई टॉपिक छोड़ दोगे, और टॉपिक अगर छोड़ देते हैं तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो गमन का विलोम क्या होगा, आगमन होगा। क्लियर है ना। चलिए अगला है कि अवनी का विलोम शब्द क्या है। मैं आपको जितना क्लासेस दे रहा हूं मैराथन, बस आप उतना कीजिए, उतना आपके लिए पर्याप्त है। अवनी का विलोम शब्द क्या है। अब तो इतना फास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कितना फास्ट चले। अवनी का विलोम शब्द क्या है, अवनी का विलोम शब्द क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत ज्यादा फास्ट आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अवनी का विलोम शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंबर हो जाएगा। याद है ना, अवनी का क्या होता है, अंबर। अगला क्वेश्चन आपके लिए 117, हे का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए हे का क्या होगा, चलिए ऐसे ही तो करवा रहे हैं ना। अब देखिए, अब फास्ट का मतलब इतना भी फास्ट ना चले कि आपके ऊपर से निकल जाए, बाउंस नहीं हो जाए। तो थोड़ी सी कम से कम आपको समय भी तो मिलनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन को आप माइंड में एडजस्ट कर सके। तो इसलिए हम लोग सोच के करते हैं कि कम से कम 5-10 सेकेंड आपको मिले भी तो कर पाएँ। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको पता है। पहले जो हम लोग क्लासेस में टाइम वेस्ट थोड़ा सा करते थे, वैसा हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ चाहते हैं कि बहुत अधिक क्वेश्चन हो। तो हे का विलोम क्या हो जाएगा, ग्राहम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री गणेश का क्या हो जाएगा। श्री गणेश मतलब शुरुआत करना। तो श्री गणेश मतलब क्या होता है, शुरुआत होता है, तो बताइए। ठीक है, ज्यादा फास्ट भी सही नहीं है और ज्यादा स्लो भी सही नहीं है, तो मीडियम में चलना है। तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा, बताइए। श्री गणेश का विलोम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 118। तो इसका आंसर ऑप्शन बी यानी कि इतिश्री। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, इतिश्री। चलिए बहुत अच्छा है ना। संस्कृत में कहते हैं ना, इतिश्री वार्ता। चलिए बहुत बार सुने हैं। अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा, अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा। देखो समाप्ति नहीं होता है, जैसे शुरू का क्या होता है, जैसे श्री गणेश का मतलब शुरू होता है, तो शुरू का लास्ट होता है। तो इति श्रीवास्तव मतलब समाप्त कर रहे हैं, वहां पे समाप्त नहीं होता है। अब संस्कृत में तो विद्वान नहीं है, पंडित जी तो है नहीं। चलिए आपकी क्लास में बहुत से पंडित जी लोग होंगे, उनसे आप पूछ लीजिएगा। तो अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इति हो जाएगा। तो अर्थ का विलोम क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा ना। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगर आप लोग थोड़ा सा परेशानी सामने नहीं लाए रहते तो ये सारे क्वेश्चन रात ही हो गए होते और आज दूसरा टॉपिक हुआ होता, लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं। चलिए, अमी का प्रवाची शब्द क्या है? अमीय का प्रवाची शब्द क्या है? देखो, जितने लोग लाइव हैं, एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कुछ लोग आपके क्लास को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे, जाहिर सी बात है, और आपका ध्यान भटकाने का भी प्रयास करेंगे। तो वैसे कमेंट को आपको देखना ही नहीं, बस जो मॉडरेटर है उसको हाइड करेंगे, आप मुझे बोलिएगा ब्लॉक कर देंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो फिर अगर हम लोग अपने रास्ते से भटक जाएंगे तो इसका फ़ायदा दूसरा उठाएगा और आपकी क्लासेस डिस्टर्ब होगी। और अगर हम लोग एक क्लासेस डिस्टर्ब करते हैं तो फिर 100-150 क्वेश्चन मिस करने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे, हमने भी वहाँ पे फोकस छोड़ दिया है। चलिए, अमी के परिवाची क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुधा। अमी का क्या हो जाएगा? सुधा हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 121, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन लगभग हम 5 से 10 बार आपको करा चुके हैं। एक बार दो बार नहीं, 5 से 10 बार यह क्वेश्चन आपको टेस्ट में दे चुके हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आज गलत हुई, इसका आंसर हुआ, तो फिर आप लोग क्लास छोड़ के चल जाइएगा। देखिए कितना लोगों का आंसर गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। ये बातें सही नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, रत्न गर्भा होगा। बहुत लोग गलत दे रहे हैं जवाब, ऐसे नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो फिर गलतियां करके आप आ जाओगे। पृथ्वी का रत्न गर्भा होता है, पर्यायवाची क्या होता है? रत्न गर्भा होता है। अगला क्वेश्चन है 122, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो संस्कृत शब्द जानते हैं ना, तो बताइए कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से मिलकर बना है? भाष से, भाष यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, यहाँ पे बताइए। तो संस्कृत अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो बता ही सकते हैं। रियल में यह क्वेश्चन संस्कृत का नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। देखिए, तो भाष क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन डी इससे मिलकर बना हुआ है। भाषा शब्द भाष शब्द से मिलकर बना है, जो संस्कृत का शब्द है, ऑप्शन डी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरुण का विपरीतार्थक, विपरीतार्थक समझते हैं ना, कि यानी विलोम शब्द, उल्टा शब्द। तरुण का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए बताइए, कोशिश कीजिए, कोशिश करना है और कोशिश कीजिएगा तो फायदा आप ही लोग को होगा। हाँ, बी होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए, बी ही होगा। तो तरुण का क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? अब आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पतझड़ का विलोम क्या है? सुने ना गाना मोहम्मद अजीज का, ना कि पतझड़ सावन, गाना भी याद आ जाता है। चलिए, बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो इसमें बताइए कि पतझड़ का अर्थ क्या होगा? पतझड़ सावन बसंत बहार, इसका आंसर बताइए क्या होगा? देखिए, गाना भी याद होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। पतझड़ सावन बसंत बहार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बसंत हो जाएगा। यानी कि पतझड़ का अंत क्या हो जाएगा? यहाँ पे वसंत हो जाएगा। इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? यानी कि वसंत। क्लियर? चलिए आगे चले, अगला क्वेश्चन 125 नंबर। ग्रीष्म में कौन सी संधि है? चलिए, 1 बरस के मौसम क्या? चलिए, हम सॉन्ग सुनाए, ठीक है? आपके एग्जाम में सॉन्ग आने वाला नहीं है, अगर आपके एग्जाम में सॉन्ग आने वाला होता तो जरूर सुना देते। तो ग्रीष्म में कौन सा संधि है बताइए। चलिए, क्वेश्चन कीजिए कि ग्रीष्म में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 125। तो ग्रीष्म में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर कर ले हम लोग, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीर्घ संधि है। देखो, दीर्घ पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था कि दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा ही होता है। अगर फिर भी समस्या आ रही है तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए ना, वहाँ पे 20 से 25 मिनट की क्लासेस होगी आपकी, यहाँ पे संधि की आप देख लीजिएगा तो आपका संधि कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन आपका यहाँ से आना ही आना है, 100% क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप पढ़ के जाइए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो
तो अल्प प्राण वर्ण की बात हो रही है, तो बताइए कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? पहला तीसरा? क्या पहला तीसरा ना, याद है ना? समझने वाले समझ गए होंगे कि पहला तीसरा क्या सर बोले हैं, ठीक है। तो पहला और तीसरा बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। बहुत अच्छा, चलिए समझदार के लिए कहा जाता है कि इशारा ही काफी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। क और ग यह अल्प प्राण वर्ण है। क्लियर? चलिए तो आगे देखते हैं। तो शुद्ध शब्द बताइए क्या होगा? भस्म, हिंदू, चिन्ह या फिर प्राण? क्वेश्चन नंबर 127, आंसर आपको कमेंट करना है। इसमें कौन सा जो है शुद्ध है? हिंदू, चिन्ह, प्राण? सही कौन सा लग रहा है आपको? और ऑप्शन ए सही नहीं लग रहा है क्या? हमको तो ऑप्शन ए भी सही दिख रहा है। आप लोग देखिए कैसे इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन डी होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन डी? चलिए ऑप्शन डी होगा। सब सही लग रहा है तो सबको सही कर दीजिए। अगर सब सही लग रहा है तो सबको भी सही तो कर सकते हैं। ऑप्शन ए भी तो सही है, भस्म भी तो सही है। हिंदू में इस कारण से गलती हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे चीन में भी थोड़ा सा यहाँ पे होता है ये वाला में, तो यहाँ पे सही क्या होगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी लग रहा है। देखो डी तो होगा ही आपका, ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे प्राण भी सही लग रहा है। तो देखिए इसका आंसर तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ठीक है। और ज़्यादा समस्या होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राण भी सही है आपका। नहीं भस्म वैसे नहीं होता है, नहीं भस्म ए वाला सही है। चलिए अगला है कि कौन सा अशुद्ध है, इसमें बताइए। इसमें आपके लिए आसान है निकालना। हाँ चलिए इसमें आसान है, इसमें निकाल लीजिए। चलिए इसमें बताइए, इसमें तो आसान है, इसमें निकाल लीजिएगा ना। हाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन कितना है? 128। इसमें क्या होगा सही? अरे रसायन ऐसे लिखते थोड़े हैं। मानव का कल्याण, कलश, ठीक। चलिए अशुद्ध की बात हो रही है, तो इसमें अशुद्ध क्या होगा? अच्छा रसायन ऐसे लिखते हैं? नहीं रसायन तो ऐसे नहीं लिखते हैं, रसायन पे तो हमको डाउट है। अच्छा एक और बताइए, पुण्य भी तो गलत है ना? पुण्य भी तो गलत है ना? रसायन तो गलत है, क्योंकि रसायन में इस न का प्रयोग थोड़ी ना करते हैं, रसायन ऐसे लिखते हैं ना, रसायन विज्ञान, तो रसायन होगा। और यहाँ पे एक और है देखिए, पुण्य है, नहीं पुण्य सही है, पुण्य सही है, ठीक है, पुण्य तो सही है ना। चलिए बताइए बी और सी। अच्छा बी कैसे गलत है? पुण्य लिखिए। देखो इसमें कुछ एरर है, क्वेश्चन में ज़्यादा एरर है, तो कोई बात नहीं, सुधार कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे आपके एग्जाम में इतने कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। तो देखो यहाँ पे तो ऑप्शन आपका बी होगा, पुण्य भी आपका गलत है और रसायन भी गलत है, दोनों गलत है, तो बी और सी दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पे पुण्य भी गलत है और रसायन भी गलत है, पुण्य और रसायन
ठीक है ना। तो दोनों गलत है, सुधार कर लीजिएगा। पुण्य कैसे लिखते हैं और रसायन कैसे लिखते हैं, अब नहीं आता होगा तो रसायन विज्ञान जाके सर्च मार लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो बी और सी दोनों होगा। चलिए तो अगला देखते हैं, कौन सा इसमें शब्द गलत दिया हुआ है, युग्म है। नशा का मद, निशान का चिन्ह, देखो चिन्ह ऐसे लिखते हैं ना, उसमें इधर था ना, देखो इसमें चिन्ह कैसे लिखा गया है, नगर का शहर और नारी का स्त्री। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कितना, 129 है। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर बताइए कि कौन सा इसमें गलत दिया हुआ है, नशा का मद, उसके बाद निशान का चिन्ह, नगर का शहर या फिर नारी का स्त्री। तो क्वेश्चन नंबर 129 राइट आंसर, इसको आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 129 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। निशान का क्या हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा, यह आपका गलत है। नशा का मद होता है, ठीक है ना, निशान ऐसे थोड़ी ना लिखते भाई। चलिए एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, बैकग्राउंड से साउंड नहीं ना जा रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ताकि आप लोग को, मैं चाहता हूँ कि आप लोग को जो भी आवाज़ है सही जाए। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निशान का क्या हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। चलिए अगला है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए आ रही कोई बात नहीं, थोड़ी सी तकलीफ ही सही है, आप लोग को तकलीफ नहीं देना है। चलिए संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 130 है। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 होता है ना। संधि तो पढ़ा ही दिए हैं, अब आप कहिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए, जितना देना था आप लोग को हम दे चुके हैं। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। अगला, दिए गए शब्दों में कौन सा जो है अशुद्ध है, कौन सा गलत है। तो यह क्वेश्चन आपका आया था, रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर कर ले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट है, हो गया ऑप्शन सी बिल्कुल। क्वेश्चन रिपीट है, या क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हुआ था। दिए गए शब्दों में कौन सा जो है सही है, सर्वोत्तम, कृति, स्रोत या फिर संसारिक। क्वेश्चन नंबर 132, शुद्ध कौन सा है। अरे भाई इसमें कैसे दे दिया, हमको समझ ही नहीं आ रहा है, इतना इसमें पहला भी तो सही लग रहा है और तीसरा भी सही लग रहा है। पहला में कुछ एरर है क्या, अच्छा बताइए, पहला में कोई एरर है क्या, सर्वोत्तम क्या ऐसे लिखते हैं। चलिए तो इसका सही बताना है, सही तो इसमें एक स्रोत ही लग रहा है, क्योंकि स्रोत आपका दिया हुआ है सही, स्रोत ऐसे लिखते हैं, ये सही है आपका। संसारिक में आग की मात्रा होनी चाहिए, एक और होनी चाहिए थे, तो संसारिक तो है नहीं। चलिए ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, चलिए सी होगा। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैं आपसे बीच बीच में पूछ भी रहा हूँ। तो अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग छोड़ के नहीं आइएगा। और मुझे अब पूरा विश्वास है कि हिंदी में 15 क्वेश्चन है ना, तो 15 में आप 15 भी करके आ जाइएगा, 15 में 15 भी करके आइएगा। चलिए गधांश भी देगा तो आप बना पाइएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में मैंने आपको गधांश भी दिया है, यहाँ तो मैं गधांश आपको करवा नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले पे आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 133, सिर तोड़ में कौन सा समास है, सिर तोड़ में कौन सा समास है बताइए। 15 में 15 चाहिए हिंदी में आप लोगों से, जितना मैं आपको पढ़ा दिया हूं इतना उम्मीद तो कर ही सकता हूं कि 15 में 15 आप लाएंगे। सिर तोड़ में कौन सा समास है, चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्म तत्पुरुष। तो सिर तोड़ में कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन अगर हिंदी का आएगा ना तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको या तो समास से उठा के दे देगा ज्यादा क्वेश्चन, या तो संधि से दे देगा, ठीक है ना, या तो आपका व्याकरण से दे देगा, कहीं से दे देगा क्वेश्चन उठा के। लेकिन ये थोड़ी ना पता है कि कहाँ से रखेगा। तो सब पढ़ना तो सब है, अगर यही आपको पता होगा कि चलिए संधि से ही देगा, समास से ही देगा, तो जो ज्यादा क्वेश्चन देगा तो एक साथ देगा 4-5 क्वेश्चन देगा, तो आपका हर एक टॉपिक ही क्लियर है। तो क्या क्या फर्क पड़ता है, कहीं से पूछो, जहां से पूछना है पूछते रहिए।
तो अगला क्वेश्चन है कि महात्मा में कौन सा समास है? तो महात्मा में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर डी है कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्मधारय समास है महात्मा में। महान आत्मा। अगला है कि इनमें से अलंकार में कौन सा भेद है? अब अलंकार में चलते हैं। देखिए सभी टॉपिक रिवीजन होना जरूरी है ना, इसे कहते हैं मैराथन क्लासेस। जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं हमारी मैराथन क्लासेस में, यह आपकी तीसरी मैराथन क्लासेस है, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल रहा होगा और रिवीजन कैसे हो रहा है ये भी आपको पता चल रहा होगा। तो इनमें से अलंकार के कौन से भेद हैं? तो क्वेश्चन नंबर 135 है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि शब्दालंकार हो जाएगा। ठीक है ना, अलंकार कौन सा हो जाएगा? शब्दालंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए आगे चलते हैं। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? चलिए कोई ब्रेक नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, ब्रेक की आवश्यकता नहीं है। ब्रेक हम वहाँ लेते हैं जब हमको लगता है कि थोड़ी सी हमको रेस्ट करनी चाहिए, वहाँ करते हैं। अगर आप लोग जो प्यार देते हैं अगर वो कंटिन्यू देते रहें तो मैं ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूँ 2 घंटा क्या है 4 घंटा क्लासेस दूंगा मैं आपके लिए, और आपको करके दिखाऊंगा। और मैं आपको करके दिखाऊंगा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के इतिहास में पहली बार आपका चैनल बनेगा टेक स्टडी, जो लगातार मैराथन क्लासेस देने वाला बनेगा। और वह 4 घंटे नहीं 5 घंटे भी लेके जाऊंगा। जब एग्जाम का 2-4 दिन रहता है ना तब देखिएगा 2 बजे रात तक लेके जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो सुबह 4 भी बजाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, बस आपका सांस चाहिए। रात में अगर 4 बजे तक क्लासेस कराएंगे तो दिन में आपको सोने का समय भी देंगे, फिर आप दोपहर में कीजिएगा। चलिए अब आपका मोबाइल हैंग कर रहा है, ठीक है, तो आप जा सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग के पास इतना भी इनकम नहीं कि आप लोग को मोबाइल खरीद के दे सकते हैं। मेरा मोबाइल तो खुद ही हैंग करता है, आप लोग के इतने मैसेज आते हैं ना कि मेरा मोबाइल फ़ोन जो है खुद ही हैंग करता है दिन भर में। क्या करें बताइए आप लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 हो जाएगा। अर्थालंकार कितने भेद होते हैं? देखो जिनको डाटा की प्रॉब्लम होगी ना, तो डाटा की प्रॉब्लम होगी तो जियो आपके पास होगा तो आप एक्स्ट्रा रिचार्ज मान लीजिएगा, 51 का मान लीजिएगा, 6 GB आपको मिल जाएगा। जब आपका डाटा खत्म होगा तो उसमें से मिल जाएगा आपको। आप 240 पे भी देखेंगे तो आपका ज़्यादा डाटा खत्म नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि 1 GB से ज़्यादा आपका डाटा खत्म होगा पूरी क्लास में, दिन भर के क्लास में, मेरे क्लास में इससे ज़्यादा खत्म नहीं होगा। इसमें से कौन सा भेद है? रस के, तो रस पढ़े हैं ना? चलिए बहुत अच्छा, कम से कम हम मोटिवेशन नहीं दिए तो आप लोग तो दे रहे हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, किसी बात से हिम्मत न करना हारना, ठोकर ही है इंसान को जो जलना सिखाती है। चलिए सिन्हा का लाइन है, मस्त लाइन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से रस के कौन से भेद होते हैं? तो रस आप पढ़ चुके हैं बहुत बढ़िया से। याद कीजिए उस बारिश का दिन को जहाँ पे हम लोग रस पढ़े थे। अभी बारिश का मौसम है, काश बारिश का मौसम अच्छा होता है, गर्मी बहुत है। तो कौन सा रस के भेद है? तो पढ़े थे ना, करुण तो है रस ही होगा ना, करुण रस होगा कि अलंकार होगा? अभी तो करुण आपका रस नहीं ना होगा। कह रहे कि इनमें से रस के कौन से भेद हैं? करुण होगा, ठीक है, माफ कीजिएगा यहाँ पे हम गलत चले गए थे। वहां पे करुण आपका रस होगा। रूपक आपका अलंकार है। यह किसका है? अलंकार का भेद है, अलंकार है, ठीक है ना। और उस यादगार लम्हे को तो आप नहीं भूल सकते हैं, हम भी नहीं भूल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन की बात हो रही है, कौन सा है बताइए, उसको हम लोग नहीं भूल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। और उसमें रूपक अलंकार है। चलिए आप पढ़े हैं तब ना बता पा रहे हैं, और नहीं पढ़े रहते तो फिर कैसे पता कि अलंकार क्या है। और जो लोग देरी से जुड़े हैं आपका छूटा हुआ कुछ भी नहीं है, बस इतना मानिए, जब जागो तभी सवेरा। 500 से हम लोग मैराथन क्लास से स्टार्ट किए हैं, बस उस वीडियो को आप छोड़िए नहीं। अभी 2 क्लास हो चुका है, तीसरा है। इतना आप लोग कंप्लीट कीजिए और मॉक टेस्ट 10 कंप्लीट कीजिए, देखिए फिर कैसे मजा आता है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ड और ढ दोनों, ठीक है। जब व्याकरण पढ़ा रहे थे तो वहां पे इस दोनों की हम चर्चा किए थे, अब ध्यान होगा तो वहां पे आप पहुंच गए होंगे। अगला है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो अल्प प्राण कौन सा हो जाएगा? अभी बताए थे ना, पहला तीसरा बताए थे ना, क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर, ठीक है।
हमने अपने आप में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर दी है चेंजिंग, हम बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग की हैं, और ये आप लोगों के कारण से मुझे मजबूरन बस करना पड़ा है, क्योंकि आप लोग से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं रहती है, वैसा चीज़ें मुझे देखने को मिलता है। अगला कि नासिक के व्यंजन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 140, नासिक के व्यंजन कौन सा है। क्वेश्चन तो रिपीट होते रहेंगे, तो नासिक के व्यंजन कौन सा है बताइए, क्वेश्चन नंबर 140। अभी इसके बाद हम लोग 35 क्वेश्चन करेंगे कम से कम, ठीक है। तो कम से कम अभी हम लोग 35 क्वेश्चन करने वाले हैं, जितना समय लगेगा समय की बात नहीं है, पहले क्वेश्चन को तो हम लोग कंप्लीट करेंगे कि जो टारगेट बनाया है उस टारगेट को पूरा करेंगे। तो नासिक के व्यंजन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा ना। चलिए बहुत अच्छा, पांचवा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अयोग वर्ण कौन से हैं। अब देखिए अयोग वर्ण कौन सा है बताइए। जब तक आप वर्णमाला नहीं पढ़ेंगे फिर कैसे समझ में आएगा कि संयुक्ताक्षर कौन है, वहाँ पे उसके बाद अयोगवाह कौन है, अनुनासिक क्या है। तो इसके लिए तो आपको व्यंजन करे, वर्णमाला तो पढ़ना ही होगा, और वर्णमाला जो हम क्लास जब स्टार्ट किए थे हिंदी के अंदर शुरू में ही पढ़ा दिए थे। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अंग और आ, अंग और आ, यह जो है अयोगवाह है ना। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए कि इसमें कौन सा द्वितीय व्यंजन है। चलिए यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आप इसको कर लीजिए, लेकिन यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो लग गया है, कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, दिल्ली इसमें द्वितीय व्यंजन है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, चलो इसको हटा ही देते हैं, आंसर बता देते हैं, दिल्ली है द्वितीय व्यंजन है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण कौन है बताइए, घोष वर्ण कौन है। क्वेश्चन नंबर 143, घोष वर्ण की बात हो रही है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि म आपका घोष वर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिए तब तक आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा अमानक वर्ण है, कौन सा अमानक वर्ण है बताइए। 144 क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है, थोड़ा सा फास्ट चलिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैराथन क्लासेस में समस्या तो होती है, देखिए कोई भी अब क्लासेस लेते तो कंटिन्यू इसमें देना पड़ता है, 100% इसमें कंटिन्यू देना होता है, आपको भी पता है। तो इसलिए, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है, और इस स्थिति में क्लासेस दे पाना मुश्किल होता है। लेकिन हम चाहते हैं, हम लोग आपके साथ हैं, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते हैं, चाहे जो भी परेशानी सहना होगा हम लोग सहेंगे, लेकिन क्लासेस कंटिन्यू रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ बातें बनाने के लिए बहुत सारे चैनल पड़े हैं यूट्यूब पे, लेकिन क्लासेस करने के लिए कहिए ना। है कोई कि जग के आपको कराएगा 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक, नहीं कराएगा, अपना नींद खराब करके नहीं कराएगा, काहला कराएगा, सिर्फ पैसा कमाना है। नहीं, फैन ऑन करने पर हो रहा है क्या कि थोड़ी सी आवाज़ बहुत ज़्यादा जा रही है बैकग्राउंड से। तो कहने का मतलब कि उन लोगों का काम क्या होता है कि थोड़ा सा वीडियो बना दिया जाए, और अधिक से अधिक वीडियो क्या किया जाए, अपलोड किया जाए। देखिए अपलोड करने पे क्या होता है ना कि व्यू पे बहुत ज़्यादा ऐड वगैरह आते हैं, तो मोनेटाइज जिनका होता है चैनल, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है, कहाँ से, वीडियो अपलोड करने से। और लाइव क्लासेस देने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए रीजन क्या होता है, लाइव क्लासेस देने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। अगर हम यही लाइव क्लासेस हटा के आपको अगर 2 घंटे 3 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, तो हमको भी अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट होता है। लेकिन बात है कि लाइव क्लासेस में ऐड वगैरह नहीं आते हैं कंटिन्यू, और ऐसे देखिएगा तो बीच बीच में बहुत ऐड आते हैं, तो उससे होता है बेनिफिट। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करके डालना शुरू करते हैं, ताकि जो है ना, लाइव तो देंगे नहीं, तो लाइव में कम आता है, तो उसमें आपका बनेगा ही नहीं। तो इसलिए लोग लाइव देना पसंद नहीं करते हैं, कम देना पसंद करते हैं लोग, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। तो देखिए हिंदी में मूर्त वर्णों की संख्या कितनी है, तो आंसर बताइए क्या होगा, सी हो जाएगा, 52 हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छा लाइन है आपका। कि जो जल में जो जो क्या कहते हैं,
निकलने वाली कि जो जल से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलता है, जो जल से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। चलिए रोहित का लाइन है जो अच्छा है, ठीक है। तो इसका आंसर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 145 का। ऑप्शन सी हो जाएगा 42, इधर क्यों हो रहा है हमसे, 52 होगा, ठीक है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि 52 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, छ जो है ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो लाइव क्लासेस देने का रीजन यही होता है, लेकिन हम लोग लाइव ही देते हैं ताकि स्टूडेंट को फायदा हो। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि संयुक्त वर्ण के। तो छत्र पढ़े थे ना आप, तो संयुक्त अगर वर्ण पढ़े होंगे तो याद होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो वहीं से बनेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमाएगा। अगला है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? चलिए ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है बताइए, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमने आपको बताया ना कि अभी इतिहास बदलने वाला है, हमने आपको बताया कि अभी इतिहास बदलने वाला है बिहार बीएड के लिए। ऐसे तो यूपी बीएड है बहुत है कि लाइव क्लासेस मैराथन देते हैं बहुत, मैं भी देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे बिहार बीएड के इतिहास में मैं बात कर रहा हूँ कि इतनी कंटिन्यू आपको क्लासेस देंगे ना, एग्जाम से पहला दिन, एग्जाम का जो आखिरी दिन होगा ना, हमारी तो प्लान है कि पूरी दिन भर लाइव ही चले पूरी दिन भर से लेकर रात को 10-12 बजे तक, कम से कम नहीं 10 बजे तक, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले सोना भी जरूरी है। तो पूरी दिन हम लोग लाइव ही रहेंगे, हमको तो लगता है वही चीज़ प्लान बना के रखें। लेकिन हमने बहुत सारे प्लान बना रखे हैं, लेकिन आप लोग उसको पूरा करने ही नहीं देते हैं। आप लोग को अजीब भी लगेगा कि सर पूरी दिन। चलिए ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 148। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है बताइए इसमें से। तो बस आप लोग को जो प्लान दिया गया है, ऐसे हम नहीं कहते हैं कि 7 दिन में आपका मैराथन क्लासेस पूरी रिवीजन कराएंगे, ऐसा थोड़े ना रिवीजन हो जाएगा। एक दिन में 100 क्वेश्चन कीजिएगा, कितना कीजिएगा? पूरी दिन होगी क्लास 2-3 दिन पहले। अब इसके बाद क्या होगा, आपका एग्जाम खत्म होगा तो उसके बाद बीएड फर्स्ट ईयर का है, उस सबका एग्जाम आ जाएगा सामने। अब जो मैराथन क्लासेस यहाँ दे रहे हैं, अब उस सबको मैराथन क्लासेस देना है, ठीक है। तो पूरी मैराथन क्लासेस अब इसके बाद आप पे झोंकेंगे उस पर, तब तक आप लोग का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसके बाद आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर के लिए हो जाइएगा, फिर आपका क्लास स्टार्ट होगा वहाँ पे, तो सारी चीज़ें चलती रहेगी। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अघोष वर्ण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अब समय कम है तो हम लोग को रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगा। घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो घा का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 149 बताइए कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए हम ख्वाब देखते नहीं है, उसको पूरा करने की क्षमता भी रखते हैं। अगर हमने जो प्लान बना दिया है कि आपको 8 दिन में पूरा रिवीजन कराना है, तो प्लान बना दिया है तो प्लान हर हाल में पूरा करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कंठ। कि घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप कि जिस शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या बोलते हैं? चलिए क्या बोल रहे हैं उसमें समझ नहीं आ रहा, पूरी तरह से आप कमेंट करेंगे तभी समझ पाऊंगा, हम उस शब्द को समझे नहीं। देखिए जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसको क्या बोलते हैं? आकारांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकारांत बोलते हैं। जिस शब्दों के अंत में अ आता है उसको आकारांत बोलते हैं। अरे ऑप्शन बी होगा, सी लग गया, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 151। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि सर उपसर्ग और प्रत्यय क्यों नहीं पढ़ा है, तो लीजिए उपसर्ग भी आ गया, प्रत्यय भी आ गया। कीजिए, उपसर्ग में क्या होता है कि शब्द जो है किसी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग भी प्रत्यय भी जरूरी है, तो क्वेश्चन छोड़ेंगे थोड़े ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा।
पूरा यहाँ पे पुरोहित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औन्नत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? चलिए रोहित का इसमें नाम है। औन्नत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और यह टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए रियल बात है, जब आप कोई मेहनत कीजिएगा ना तो कुछ लोग चाहेंगे, देखिए हमारे क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए लोग क्यों पढ़े हैं? ऐसा नहीं कि वे क्लासेस नहीं देते हैं, उसमें स्टूडेंट नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि देखिए हम क्लासेस अगर आपको 12 बजे तक दे रहे हैं, 1 बजे तक दे रहे हैं, तो कहने का मतलब कि आप अगर किसी और चैनल के साथ जुड़े हैं तो स्टूडेंट आपसे भी डिमांड तो करेगा कि सर वहाँ पे मैराथन क्लासेस चल रही है, आप भी चलाइए, आप भी 12 बजे तक दीजिए क्लास, 1 बजे तक दीजिए। तो कहने का मतलब कि उनको तो प्रॉब्लम होगी, तो वे चाहते हैं कि इस बीच में डिस्टर्ब करें कि इनका भी क्लास हो, बंद हो, तो मैराथन ना हो, तो मतलब हम पर भी सवाल ना आए। तो देखिए सवाल तो आते ही हैं, तो कंपटीशन का मार्केट है तो उसको फेस करना ही होगा। और इसमें जो हर दिन आपको अपडेट रहना होता है, हर दिन आपको अपडेट होना होता है, हर दिन क्लासेस के साथ, स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट को क्या चाहिए, एग्जाम में क्या आने वाला है, हर एक चीज़ के साथ आपको अपडेट रहना होता है, पल पल आपको अपडेट रहना होता है, ऐसे नहीं होता है। तो औन्नत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औ हो जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे धीमे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन फास्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा हल्का हम धीमे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सावधानी में कौन सी प्रत्यय लगा हुआ है? तो सावधानी में प्रत्यय बताइए, उपसर्ग प्रत्यय को भी देख लेते हैं हम लोग, इसका भी रिवीजन हो जाए आपका। तो बताइए कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय में क्या होता है, शब्द के लास्ट में जुड़ के उसके अर्थ को बदलता है, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा इसमें? अरे भाई आनी नहीं होगा, आनी थोड़ी ना होगा आनी कुछ देर के बाद आंधी भी बता देना आप लोग, अब कुछ देर के बाद आंधी भी बता देना, आनी नहीं होगा ना, सावधानी ई हो जाएगा, ई आएगा ना, ई आएगा, ई, आनी नहीं होगा इसमें, आनी कोई प्रत्यय थोड़े ना हुआ, ई आपका प्रत्यय है। ई क्या, धानी भी प्रत्यय नहीं, जो प्रत्यय होगा वही ना आएगा, तो ई आपका प्रत्यय है, यही तो इसका खेल है, और इसको समझिएगा तब ना क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा। मान लीजिए डिवीजन कर रहे हैं, अगर यही एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गए तो आपको सोचने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी, सीधे ऑप्शन ए मारिए, निकलिए। अगला इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा बताइए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 154। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए चलिए, आपको कहीं जॉब पे जाना है क्या गोविंद? कहीं आपने दिन ड्यूटी तो शुरू नहीं कर दिया? क्वेश्चन है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है। हम पढ़ा रहे हैं तो हम जब यहाँ पे जाने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं तो आप क्यों सोच रहे हैं? आप क्लासेस कीजिए ना, मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ ना। कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा इसमें हो जाएगा बचपन, ठीक है, शायद बचपन की बातें याद आ गई होगी गोविंद को, इसलिए जाना चाहते हैं, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 155। शिव का विशेषण क्या है? चलिए शिव का विशेषण क्या होगा, आप बताइए इसका आंसर। तो खाना खाइए ना, आपको इतना जल्दी भूख भी लग गया, बताइए, तो आप तो ईयरफोन लगाइए, खाना खाइए, थोड़ा देर के लिए कमेंट नहीं कीजिएगा, और क्या होगा। शिव का विशेषण क्या है? आपके पास तो भी ऑप्शन है कि आपको मन करेगा तो खा भी सकते हैं, आप खाइएगा तो कौन सुनेगा, कोई नहीं जानेगा, अगर हम पानी भी पियेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऐसी समस्या है। तो ये चीज़ तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आप खाइएगा तो कोई देखेगा भी नहीं, कोई सुनेगा भी नहीं, जब तक आप बताएंगे नहीं। चलिए जीव कह रहा है, शिव का विशेषण क्या है, थोड़ा सा माइंड आपका रिफ्रेश होना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैव हो जाएगा, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, सैव हो जाएगा। चलिए आपका ऑप्शन सी ही आ रहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? चलिए सुप्रिया बोल रही कि हम भी कमेंट दे रहे हैं सर, कुछ नहीं पढ़ रहा है, नहीं हम भी सर कुछ देर कमेंट नहीं करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग काम कर लीजिए। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपना काम नहीं करें, अगर आप लोगों को खाना वाना खाना है तो आप खाना वाना खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है,
आप क्वेश्चन देखते रहिए, कम से कम सुनते रहिएगा। चलिए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 भेद होते हैं। अब यह भूतकाल कितना होता है, 3 होता है। अब इंग्लिश में नहीं पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है भूतकाल। अब कहना कि सर इंग्लिश में पास्ट टेंस होता है, उसमें अलग होता है, तो आपको इंग्लिश में नहीं जाना है, हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। संस्कृत में भी अलग होता है। अगला है कि इसमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। हाँ होता है। देखिए, जब क्लासेस लाइव रहते हैं ना, तो जब तक आप कमेंट करेंगे ना, तभी आपको लगेगा कि क्लासेस हो पा रहा है। ये चीज़ हो जाती है, आदत हो जाती है। हम भी क्लास देते हैं तो आदत मुझे भी हो जाती है ये चीज़ करने का। जिस दिन क्लास नहीं लेते हैं उस दिन समस्या हो जाती है मेरे सामने। तो इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सी हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, तो आप जो भी विभक्ति चिन्ह है कारक का, आप इसको याद कर लीजिएगा, 8 को याद कर लीजिएगा, फायदा रहेगा आपके लिए। बस देख लीजिएगा, बुक्स होगा आप उसमें से कर लीजिएगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब कर लीजिएगा उसमें जो विभक्ति चिन्ह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर कितना है, 158। यथार्थ में कौन सी संधि है। देखिए, मैराथन क्लासेस की पीडीएफ हम प्रोवाइड करा रहे हैं मॉक टेस्ट ग्रुप में। जो मॉक टेस्ट है उसी में प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं कि जो सीरियस स्टूडेंट है उसमें जुड़े हुए हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उसी ग्रुप में दे रहे हैं। तो बताइए, जो लोग पढ़ने वाले हैं उन्हीं को ना दिया जाए। अब जो पढ़ ही नहीं रहे हैं तो उसको देने से क्या फायदा है। आप 167 देख रहे हो, इतने लोग हैं, अब जो पढ़ने वाला नहीं है तो उसको देने से क्या फायदा। तो यथार्थ में कौन सी संधि है, बताइए, दीर्घ संधि हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम शब्द बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन है ना भाई, कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। देखिए, सेकंड का पीडीएफ नहीं आया। देखिए, आप लोग पीडीएफ का इंतजार क्यों करते हैं। सेकंड का क्या आप लोग को रिजल्ट गया है क्या, सेकंड टेस्ट का आपके पास रिजल्ट गया है क्या, आप लोग बताइएगा। हम रिजल्ट सेंड कर रहे हैं, आप लोग के पास रिजल्ट जा ही नहीं रहा है, थोड़ा सा बता दीजिएगा आप लोग। तो तत्सम शब्द का क्या होगा, आंसर हो जाएगा वर्षा होगा। हम रिजल्ट सेंड करने का प्रयास किया है, हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक एक करके ही कर लेंगे। आप बताइए ना कि कैसे पीडीएफ शेयर करें। सबसे परेशानी मेरे सामने 2 आपकी मैराथन क्लासेस हैं, उसके पीडीएफ तैयार करने में 2 से ढाई घंटा पीडीएफ में लगता है, इतने क्वेश्चन तैयार करने में, दोनों का समझ लीजिए उतना समय लगता है। और 2 क्लासेस 3-3 घंटे की क्लास आपकी 2-2 घंटे की है, तो इसमें समय लगता है, टेस्ट है, उसके अलावा आपका डाउट उसमें है, तो सबको देखना होता है। तो समय जैसे मिलता है मैं वैसे कर देता हूँ। आज फिर कल रात तो मैं सो ही गया था थोड़ा सा, तो आज रात को जब हम जगेंगे तो वहाँ पे सब पीडीएफ को हम क्लियर कर लेंगे। तो मतयुग में कौन सी संधि है, याद है ना, वृद्धि मतलब और गुण मतलब पता है ना। तो मतयुग में क्या है, वृद्धि संधि है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी औ की मात्रा है, और वृद्धि मतलब बूढ़ा हो गया, जहाँ पे बड़ी औ की मात्रा हो, यह क्या हो जाएगा आपका, वृद्धि संधि होगा। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो एक मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री है। आप क्लास खत्म होने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे मॉक टेस्ट लिखा होगा फ्री, आप उस पर ज्वाइन करेंगे और उसमें अपना ईमेल आईडी देख के और जो है आप टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो वैसे ही 10 मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किए गए हैं, जो खुद से तैयार किया गया है बिहार बीएड के सिलेबस के ऊपर, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहीं पे आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पे पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे दी हुई है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मतयुग में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। चलिए, हो सकता है, कोई बात नहीं, आप लोग टेस्ट कंप्लीट कीजिएगा, उसी के माध्यम से हम देख लेंगे। चलिए, आप लोग को वह क्वेश्चन क्लियर करना है, जैसे भी कीजिए आप लोग। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो ऑप्शन सी, यानी कि यूरोपीय की है। क्या हो जाएगी, यूरोपीय हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अभी भी 14-15 क्वेश्चन बाकी है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, क्वेश्चन 162 की, हिंदी
भाषा का जन्म कब हुआ है? आपको जब मन करे तब मॉक टेस्ट लगाइए। मैंने आपको फ्री दिया है, जितना बार मन करे मॉक टेस्ट लगाइए, उसको कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट आपको करना है मॉक टेस्ट को। जैसे आप कंप्लीट कीजिए, आपके ऊपर है, समय कम है, अब तो आप देरी कर दिए हैं। 3 मॉक टेस्ट आपका हो चुका है, तो उसको रिवीजन कीजिए जितना कर सके। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अल्पभ्रंश से, ठीक है, अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 163। शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध यहाँ पे वर्ड कौन है? यहाँ पे बताइए, शुद्ध जो दिया हुआ है कौन है? कृपा कैसे लिखेंगे? तो कृपा कैसे करेंगे आप लोग? कृपा करेंगे या लिखेंगे, बात बराबर ही है। अब आप लोग हमारे ऊपर कृपा ही ना करेंगे, क्योंकि अब आप लोग के अकॉर्डिंग ही हम लोग को चलना है। तो शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है बताइए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृपा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और लगभग सभी का आंसर सही होगा। अगला भी क्वेश्चन देखते हैं। जाके पाँव न फटे बियाई, सो क्या जाने पीर पर आई। इसका अर्थ बताइए क्या होगा? जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई का अर्थ क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा बताइए? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, या फिर दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, या फिर कठोर होना, या फिर दयालु होना। तो क्या होगा? जाके पाँव न फटे बियाई, सो क्या जाने पीर पर आई। क्या होगा? ऑप्शन ए, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। दुनिया वालों को तो हंसी आती है ना, लेकिन जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, इसका अर्थ हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जस दुल्हा तन, क्या है? जस दुल्हा तन बनी बराता, इसका अर्थ क्या है? जस दुल्हा तन बनी बराता, यानी जैसन दुल्हा की बात नहीं हो रही है। अब इसका आंसर कीजिए, आप लोग क्या देंगे इसका आंसर? जस दुल्हा तन जनी बराता, यानी कि जैसन दुल्हा वैसन के बराती। तो यानी कि सभी साथी एक ही जैसे, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन में हो जाएगा, यानी कि सभी साथी एक ही जैसे होते हैं। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? जस दुल्हा तन बनी बराता, यानी कि सभी साथी एक ही होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है ना। अगला क्या था? सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु को मेल होना। नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आंसर होगा सभी साथी एक ही जैसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है? तो बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है बताइए? हमारी कोशिश थी कि कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन हम आपको हिंदी में करवा देते, ऐसे ही रिवीजन करवाते। अभी तो हम लोग 166 क्वेश्चन पे हैं, 300-400 क्वेश्चन और हम कोशिश कर रहे थे कि रिवीजन करवाते कम से कम हिंदी से आपका। तो समय अगर मिलता है मैराथन क्लासेस के लिए अधिक से अधिक, तो हम कोशिश करेंगे कि 1-2 क्लास और कम से कम दे, हिंदी का कम से कम 2 क्लास आपको और दे। तो बेइंसाफी में कौन सा प्रयुक्त होगा यहाँ पे उपसर्ग? तो ऑप्शन बी होगा, बे होगा यहाँ पे उपसर्ग। क्या होगा? बे होगा। बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग होगा? तो बे उपसर्ग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? 167। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बहाव में कौन सा प्रत्यय है बताइए? कि बह, आवा, आओ, या फिर हाव। तो बताइए कि बहाव में कौन सा उपसर्ग लगा, उपसर्ग नहीं माफ कीजिएगा, प्रत्यय है। तो बहाव में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है बताइए? बहाव की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आओ। बहाव में आओ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है बताइए? पुरस, पुरा, पूरा, या फिर पूरा। तो उपसर्ग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा फास्ट चलिए, क्योंकि उपसर्ग है, प्रत्यय है, क्वेश्चन आसान है, और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सही से देंगे। तो पुरोहित में पूरा है, यह क्वेश्चन आया था आपका, रिपीट हो गया, फिर आ गया। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला देखते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, भुलावा, लावा, या फिर चढ़ावा। तो किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है बताइए? क्वेश्चन नंबर 169, और सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि लावा। तो किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो लावा में। किस में? लावा में। अगला क्वेश्चन 170। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपनापन, उपकार,
या फिर पढ़ाई, तो किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखो, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जाएंगे पढ़ाई, तो ई में ई प्रत्यय है, इसमें क्या है, ई क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। और यहाँ पे उपकार में जाएंगे तो उप आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग होगा। समझ रहे हैं ना? तो पढ़ाई तो आपका यहाँ पे अगर प्रत्यय पूछता तो इसमें ई प्रत्यय था, अगर पूछता कि इसमें किसमें प्रयोग हुआ है प्रत्यय का, तो पढ़ाई होता। लेकिन पूछ रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है, तो उपकार में, क्योंकि इसमें उप क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देखिए क्वेश्चन आ गया आपका, प्रत्यय से भी क्वेश्चन आ गया। जब उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो प्रत्यय कह रहा है कि हमको क्यों छोड़ रहे हैं, हमको भी साथ लेके चलिए। तो चलिए भाई, हम आपको साथ में लेके चलते हैं, तो आपको भी ले लेते हैं प्रत्यय वाले को। चलिए प्रत्यय का देखिए क्वेश्चन क्या होगा, कहता है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? याद है ना, इसमें इक प्रयोग हुआ, या इसमें क्या हुआ, इक जो प्रत्यय होता है ना, इसका प्रयोग हुआ, इक का, इक इक। अब बताइए इसमें कौन सा है? तो इसमें कौन सा हुआ है, इक प्रत्यय है, और वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धनिक। धनिक इक, धनी में क्या है, इक प्रत्यय है ना, तो ऑप्शन नंबर, अरे कहाँ चल गए हम, डायरेक्ट आंसर पे चले गए। कितना क्वेश्चन था? हाँ 71 था ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय किस में लगा हुआ है, बता भी दीजिए आप लोग। सागर में, जादूगर में, नगर में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यय क्या होता है, शब्द के लास्ट में होता है, तो बताइए क्या होगा, किस में प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन बी, बहुत अच्छा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जादूगर। ठीक है, जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, जादूगर में प्रत्यय नहीं है क्या? जादूगर में है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चलो इसके बाद दो क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। इसके बाद दो क्वेश्चन है, किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो क्वेश्चन फिर से आ गया ना, नहीं, अपनापन, अपनापन। ठीक है, उपसर्ग की बात हो रही है तो अपनापन हो जाएगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कुछ रिपीट है, कोई बात नहीं है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, 174 और 175। उसके बाद जो समस्या होगी आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, यही तो बताया है ना। अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 173 के क्या बता दिए, मिस हो गया, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ था ना, देख लेते हैं। उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उपकार में, ठीक है ना, क्योंकि उपकार में उप है ना, यहाँ पे उपसर्ग में यहाँ पे क्या है, उप तो यहाँ पे है ना। और पढ़ाई में ई क्या है, ई प्रत्यय है, ई क्या है, प्रत्यय है, तो ऑप्शन यही होगा ना, उपकार होगा। क्योंकि इसमें उप क्या है, उपसर्ग है, और ई क्या है, इसमें ई जो है प्रत्यय है, ई क्या है, प्रत्यय है। तो आपसे उपसर्ग पूछ रहा है तो उपकार होगा, ठीक है, इसमें उप है। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखिए, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? हाँ वहाँ पे मिस हो गया। चलिए, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो बहुत सिंपल है, निर्वाह की बात हो रही है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निधनवाह कैसे होगा, निर्वाह में ऑप्शन डी, ऑप्शन सी होना चाहिए। इसमें ऑप्शन सी होगा, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, नीर होगा ना। अरे ऑप्शन सी होगा, इसमें नीर होना चाहिए। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो नीर होना चाहिए, ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, नी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। निर्वाह में आपका नीर ही होगा उपसर्ग। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन। चलिए, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए।
चलिए, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है बताइए, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। इसमें आपका ऑप्शन ही नहीं है लास्ट क्वेश्चन का इसमें आपका ऑप्शन ही नहीं है ठीक है, चलिए तो अब आपकी जो भी समस्या हो तो आप लोग बताइए, एक एक करके बताइएगा। तो ऑप्शन डी आपका कंप्लीट हो गया, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किया, अभी के क्लास में कितने क्वेश्चन किए? 100 क्वेश्चन किए, और समय कितना लगा? 1.5 घंटे के आसपास लगा। ठीक है, 1.5 घंटे में हम लोग 100 क्वेश्चन किए, फिर भी फास्ट किए हैं, कम नहीं है। तो 100 क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं, तो हमारी टारगेट क्या होगी? 150 क्वेश्चन होगी हम लोगों की, लेकिन 100 भी कम नहीं है, तो इसलिए और भी एक्स्ट्रा क्लासेस आपको देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर नाइट में जो क्लासेस करेंगे उसमें हम लोग कोशिश करेंगे 100-150 क्वेश्चन करें, और ऐसे जो क्लासेस हम आपको दे रहे हैं ना, बस उतनी क्लासेस आप करते जाइए। अगर उतनी क्लासेस करते जाइएगा तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और रही बात, आज मैं आपको फिर से बता दूं कि आज मैंने बहुत सारे बदलाव कर लिए हैं अपने आप में। पहली बात कि ना मैं किसी को कहूँगा कि वीडियो आप शेयर कीजिए, ना किसी को कहूँगा कि लाइक करो, ना किसी को कहूँगा कि सब्सक्राइब करो। जिसको जो मन है करो, डिसलाइक करो, कुछ भी करो, ठीक है। जिसको जो मन करे आप लोग करते रहो, मुझे अब कुछ भी नहीं कहना है। और तो जो दूसरे वाले जो हेटर्स लोग हैं हमारे, जो हमसे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहता है उनको, तो आपको भी जो कुछ करना है कर लीजिए, क्योंकि जितना बदल सकते थे बदल लिया खुद को, जितना बदल सकते थे बदल लिया खुद को। अब जिसको तकलीफ हो वो अपना रास्ता खुद बदले, अब हम बदलने वाले नहीं हैं। जितना बदलना था हम खुद को बदल लिया, अब जिसको तकलीफ होगी वे खुद अपना रास्ता बदले। अब देखिए कौन सा शेड्यूल होगा हम बता देंगे, जीके जीएस होगी या जो भी होगा आपका सब्जेक्ट हम बता देंगे। जो भी टेस्ट देना चाहते हैं, अगर कोई समस्या आ रही है तो आपके पास यह नंबर है, इस पर आप मैसेज कर लीजिए। जो जुड़ना चाहते हैं न्यू स्टूडेंट, तो आप इस नंबर पे पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपको कितना 99 पेमेंट करना है, उसमें 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और नेक्स्ट क्लासेस होगी नाइट में 9:45 में, तो ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद।